Okay, my dear. Last time, as you know, that we had finished with the chapter moles and stoichiometry. So today, my dear, we are going to start with the next chapter, that is air, oxygen, and water. ये असल में दो चैप्टर्स हैं, एयर एंड ऑक्सीजन, और एक चैप्टर आपका वाटर है। ये दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो इनको ज्वाइन करके हम लोग जो है वो ये करेंगे, एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर विद दिस चैप्टर। सबसे पहली चीज हम लोग शुरू करते हैं जी एयर को। तो कंपोजिशन ऑफ एयर, कि आपकी जो एयर है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग माय डियर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर, एयर जो है इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है जी, तो एयर गॉट डिफरेंट गैसेस इन इट, मिक्सचर होता है जी डिफरेंट गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस होती हैं एयर के अंदर? द फर्स्ट गैस प्रेजेंट इन द एयर माय डियर दैट इज नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है N2 एंड इट इज ऑलमोस्ट 78% इन द एयर। ठीक है जी, यानी अगर आपकी टोटल एयर 100% है तो उसमें से 78% जो है वो दैट वुड बी ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन। द सेकंड गैस प्रेजेंट इन द एयर दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है एंड दिस इज माय डियर ऑलमोस्ट 20 to 21% इन द एयर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो गैस आपकी होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है CO2 एंड इट इज ऑलमोस्ट 0.03% इन द एयर। ठीक है जी, फोर्थ आपकी गैस जो आपकी एयर में होती है माय डियर दैट इज द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं ग्रुप 0 की, ग्रुप 8 की जो गैसेस हैं उनको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। पीरियोडिक टेबल आप लोगों को मैंने मेटल्स में भी बताया था कि जो आखिरी ग्रुप वाली मेटल्स हैं, आखिरी ग्रुप वाली एलिमेंट्स हैं, वो नोबल गैसेस होती हैं। और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये 1% होती है एयर में। इसमें हीलियम भी होता है, नियॉन भी होता है, आर्गॉन भी होता है, क्रिप्टॉन भी होता है और जीनॉन। ये सारी गैसेस जो है वो इसमें प्रेजेंट होती हैं जी। इसमें सबसे ज्यादा जिस गैस की परसेंटेज होती है माय डियर, जो एयर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है इन नोबल गैसेस में से, दैट इज आर्गॉन। आर्गॉन जो है ये 0.7% है, यानी इस 1% में से 0.7% ये आर्गॉन है अकेली, और बाकी जो रिमेनिंग आपकी जो गैसेस हैं दे आर 0.3%। इनको आप लोग ऐड करके देखें 0.3 और 0.7, तो आपके पास 1% आ जाएगा। तो इट मींस कि आपकी जो टोटल नोबल गैसेस हैं माय डियर दे आर ऑलमोस्ट 1% इन द एयर। उसके बाद नंबर 5 लास्ट जो आपका है दैट इज वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स दे आर वेरिएबल, वो वेरिएबल होते हैं जी। ठीक है जी, वाटर वेपर्स दे आर वेरिएबल। ठीक है, जिस दिन बारिश होगी उस दिन ज्यादा होंगे, जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन कम होते हैं जी। ये वाटर वेपर्स जो होते हैं जी। ठीक है, ओके, सो दिस इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव गैस होती है दैट इज माय डियर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिएक्टिव गैस। यानी अगर आपको कोई कहे कि एयर ने किसी चीज के साथ जो है वो रिएक्शन किया है, तो याद रखो कि उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है, बाकी जितनी भी गैसेस होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती, वो इनर्ट होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज द ओनली रिएक्टिव गैस इन द एयर। ठीक है जी, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक दैट इज द एक्सपेरिमेंट to find out
द अमाउंट यानी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एयर में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव गैस होती है मेरे बच्चों, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि एयर में क्या वाकई 20 to 21% ऑक्सीजन होती है, या इससे ज्यादा या इससे कम होती है। तो उसके लिए मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है जो दोनों एंड से ओपन होती है, लाइक दैट। ठीक है, ओपन है। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब का नाम होता है जी पायरक्स ग्लास ट्यूब। ठीक है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, गैस फ्रिंजेस लगा दी हैं। दिस इज द गैस फ्रिंज। ठीक है जी। सो दिस इज योर गैस फ्रिंज टू। ठीक है जी, और यहां पे एक और गैस फ्रिंज लगा रहे हैं जी। सो दिस इज योर गैस फ्रिंज वन। ये आपके पास गैस फ्रिंज वन है, ये गैस फ्रिंज टू है। गैस फ्रिंज वन को आपने ओपन किया हुआ है कहां तक, 100 cm के ऊपर। इसके ऊपर ये मार्क्स लगे होते हैं। जब इसको ओपन करते हैं मेरे बच्चों, तो इसके अंदर क्या चीज भर जाती है, एयर भर जाती है, इसके अंदर एयर आ जाती है भी। ठीक है, हवा इसमें जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा ये पायरेक्स की ग्लास ट्यूब है। पायरेक्स इज अ स्पेशल ग्लास, अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये हीट करने पे टूटता नहीं है। ये देखिए, ये मेरे पास एक नॉर्मल ग्लास है, इसको अगर जरा सा भी आप लोग हीट कर देंगे ना, आग के ऊपर रख देंगे, तो जनाब ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि ये ग्लास जो है ये हीट बियर नहीं कर सकता। आपके केमिस्ट्री में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है ये पायरेक्स स्पेशल टाइप का ग्लास होता है विच डज नॉट ब्रेक अप ऑन हीटिंग। ठीक है जी, तो ये हीट करने पे टूटता नहीं है। तो ये पायरेक्स की ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर तुम लोगों ने रख देने की एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेरे बच्चों कॉपर। दिस इज द कॉपर, ये कॉपर है आपके पास। ठीक है, कॉपर जो है ये इसके अंदर आपने रख देना है, और इस कॉपर को आपको क्या करना है, हीट करना है। अब कॉपर के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, ये कॉपर के कुछ कंपाउंड्स हैं, इनके कलर आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, कॉपर जो होता है इट्स अ पिंक और रेडिश ब्राउन सॉलिड। ठीक है जी, यहाँ पिंक कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का जो है ये सॉलिड होता है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का होता है सॉलिड। तीसरी चीज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी पानी के बगैर जो कॉपर सल्फेट है वो व्हाइट कलर का होता है। और अगली चीज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी पानी इसके अंदर अगर लगा होगा कॉपर सल्फेट में तो ये ब्लू कलर का होता है। और उसके बाद आखिरी चीज कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर के ये डिफरेंट कंपाउंड्स और इस एलिमेंट का कलर आप लोगों ने याद रखना है, इसका बार बार जो है वो पेपर में क्वेश्चंस में जिक्र आता है। कॉपर इटसेल्फ इज अ पिंक सॉलिड, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, कॉपर सल्फेट यानी पानी के साथ हाइड्रेटेड पानी को कहते हैं, एनहाइड्रस कहते हैं पानी के बगैर। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और कॉपर कार्बोनेट मेरे बच्चों ग्रीन कलर का जो है वो होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने जो है वो कॉपर के कंपाउंड्स के कलर याद रखने हैं। नाउ एवरीबॉडी जस्ट लिसन,
ये पहले ध्यान से सुन लीजिए, अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। ये पायरेक्स की ग्लास ट्यूब है, इसमें कॉपर पड़ा हुआ है जिसको तुम लोग हीट कर रहे हो। ये कॉपर किस कलर का है? पिंक या रेडिश ब्राउन कलर का। ये रेडिश ब्राउन कलर का, इसको हीट कर रहे हैं। ये दो गैसें हैं, एक का पिस्टन जो है वो 100 पे खुला हुआ है, तो इसके अंदर एयर आपकी आ गई है, जबकि दूसरे का जो पिस्टन है वो जीरो है, तो बिल्कुल जो है वो आपका बंद बंद है, ठीक है। दूसरा कादिर साहब अपनी आवाज बंद कर लेंगे ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे एयर जो है वो दैट इज 100 सीएम क्यूब, ये पिस्टन बिल्कुल क्लोज है मेरे बच्चों, और यहाँ पे जो है वो कॉपर को हम लोग हीट कर रहे हैं। नाउ व्हाट वुड हैपन, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये यहाँ पे है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, अंदर की तरफ पुश करना है। पुश करोगे तो ये जो एयर होगी ये हॉट कॉपर के ऊपर से गुजरती हुई इधर आएगी, और ये पिस्टन पहले बंद था तो इसके ऊपर एयर का प्रेशर पड़ेगा, ये पीछे हो जाएगी, ठीक है। अब इस गैस रिंच के पिस्टन को अंदर की तरफ दबाओ, तो एयर फिर होती हुई हॉट कॉपर के ऊपर से यहाँ पे बंद हो गया था, ये दोबारा से खुल जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोगों ने बार बार दोनों गैस रिंचेस के पिस्टन को पुश करना है अंदर की तरफ, सो दैट द एयर वुड पास ओवर द हॉट कॉपर। अब कॉपर के ऊपर से जब एयर पास करेगी तो कॉपर जो है बच्चों वो क्या करेगा कि एयर में एक ही चीज रिएक्टिव है, ये एयर की कंपोजिशन है, ऑक्सीजन सिर्फ रिएक्टिव होता है। तो ऑक्सीजन O2 इसके साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है जी। और कॉपर ऑक्साइड और कॉपर का कलर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कॉपर किस कलर का होता है, पिंक या रेडिश ब्राउन, और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। एक वक्त ऐसा आएगा और ये एयर का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ रिएक्ट करती जा रही है। तो बार बार जब आप लोग पिस्टन को आगे पीछे करते जाओगे तो एयर का वॉल्यूम 100 से कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां पे जाके रुक जाएगा। अब तुम लोग चाहे 10 सालों तक भी जनाब वो दोनों पिस्टन को दबाते रहो तो एयर का वॉल्यूम उससे कम नहीं होगा। तुम लोगों ने नोट कर लेना है कि कहां पे जाके एयर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, मजीद कम नहीं हो रहा, वो वॉल्यूम आप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग एयर वॉल्यूम, so the remaining air volume let's suppose यहाँ पे है 18 pm3, ठीक है। तो आपका यूज्ड एयर वॉल्यूम वो कितना होगा, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम असल में इस्तेमाल होता है जी, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपका इस्तेमाल होगा, तो 100 में से 80 आपका बचा है, बाकी 20 इस्तेमाल हुआ है, तो 20 cm3। अब तुम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, ठीक है जी, क्योंकि यूज्ड एयर में ऑक्सीजन होती है। तो 20 टोटल कितना था वॉल्यूम 100 और इनटू 100 करते हैं तो दिस विल गिव यू द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आपने एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव कर दी है जी। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा जी, इसकी जरा स्क्रीनशॉट लो, ये मैंने अभी रब नहीं करना, अभी इसको हमने आगे भी करना है, इसको मैं रब कर दूं, ये वाला, दिस वन। यस सर। यस सर। अब जरा 2 मिनट के लिए लिखना छोड़ दो हर बच्चा, और ये चीज बड़े ध्यान से सुन लो। एटीपी में हर बार ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया होता है, और पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन कई दफा 2-3 बार आ चुका है। सो एवरीबॉडी जस्ट लिसन दिस क्वेश्चन केयरफुली। अब वो करता क्या है, यहाँ पे देखिए वो आपको कहता है कि आपके पास अगर टोटल एयर जो है, यानी यहाँ पे तो हमने 100 ली थी, तो अगर टोटल एयर आपके पास 90 होती है, ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता और रिमेनिंग एयर वॉल्यूम कितना होता, ये आपने निकालना है।
तो इसके लिए मेरे बच्चों मैं आपको बड़ा एक आसान सा साइंसी तरीका बता रहा हूं, जिसको यूज करके आप लोगों ने जो है इसको सॉल्व करना है। आप लोग याद रखें कि एयर की और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा, ये एयर गलत स्पेलिंग लिखे थे यार, अच्छा 100:20 होती है। और एयर की, क्या हो गया एयर की और अनरिएक्टेड एयर, अनरिएक्टेड एयर का मतलब जिसने रिएक्ट नहीं किया, तो अगर ये 100 है तो ये 80 होती है। तो इन रेशियोज को यूज करके आप किसी भी चीज में से ऑक्सीजन की या अनरिएक्टेड एयर की जो अमाउंट है वो निकाल सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एयर और ऑक्सीजन है, तो आप लोग लिखते हैं एक तरफ एयर एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीजन। मैंने आपको रेशो बताई हुई है जो तुम लोगों ने याद रखनी है। अगर एयर 100 हो तो ऑक्सीजन कितनी होती है 20, तो तुम्हारे पास एयर कितनी है 90, तो ये कितनी होगी x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 18 cm क्यूब, तो 18 cm क्यूब जो है ये आपके पास ये निकल आया। ठीक है, अब तुम लोगों ने निकालनी है एयर अनरिएक्टेड जो बच जाती है एंड पे। ठीक है जी, तो उसका एयर और अनरिएक्टेड एयर, ठीक है, ये अगर 100 है तो ये कितनी होगी 80। तो आपके पास एयर का वॉल्यूम कितना है 90, तो सॉल्व करो मेरे बच्चों, तो कितना आ गया 70 cm क्यूब, तो ये 72 cm क्यूब आपका होगा। इसका एक और आसान तरीका भी होता है कि 90 से 18 माइनस कर दे तो 72 बचता है। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरीके से करो, क्योंकि एक बार एमसीक्यू आ चुका हुआ है। ठीक है, वो एमसीक्यू क्या था चलिए मैं आपको बता भी देता हूं। वो एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कि क्या फिर होगा। अगर आपके पास टोटल एयर जो है वो निकालनी है, ठीक है, उसने आपको दी हुई है अनरिएक्टेड एयर, वो कहता है जी 120 cm क्यूब है। ठीक है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी आपने निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये भी निकालें, और वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड एयर और वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर आपने निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना ये भी फाइंड आउट करना है। करें जरा क्या आएगा। तरीका वही है, आप लोग रेशियो बना लें और रेशियो बना के और उसको सॉल्व करें मेरे बच्चों। कम ऑन हरी अप। कितना एयर 150 छा गया लड़के, वेरी गुड। अगली 30 होगी, बिल्कुल ठीक है। यानी ये देखें, ये एयर और अनरिएक्टेड एयर, एयर अगर 100 अनरिएक्टेड एयर कितनी होती है 80। अब आपको अनरिएक्टेड एयर दी हुई है, इसके नीचे 120 लिख दो, इधर x कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितनी निकल सकती है 150 cm की। तो अगर ये 150 है, ठीक है, तो 150 में से 120 बची है, तो बाकी एयर कितनी निकलेगी 30 cm की। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। अब मैं 3-4 क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, मुकाबले इसी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऑनलाइन बैठे हुए हैं। देखते हैं कि जनाब ये मुकाबला कौन सा बच्चा जीता है। आपके पास टोटल एयर 80 cm क्यूब है, आपने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना है और वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड एयर ये भी आपने निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, टोटल एयर आपने फाइंड आउट करनी है, अनरिएक्टेड एयर वो भी आपने फाइंड आउट करनी है, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 96, 96 कर देते हैं किसी ने। चलिए ये दो क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन जीतता है, ऑनलाइन की फिजिकल। कम ऑन हरिया।
जी हो गया जी, क्या आया पहले का? 16 cm क्यूब, 64 cm क्यूब, बिल्कुल ठीक है जी, ये दोनों ठीक है। अगला दूसरा 480 384, ये भी ठीक है जी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से हो गया कि नहीं बेटा? बहुत वही आसान तरीका है यार। आप लोग रेशो बना लें, आपके पास टोटल एयर और ऑक्सीजन की रेशो बना लें, 100:20 होती है। टोटल एयर तुम्हारे पास 80 है, तो ये कितना होगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 cm क्यूब आ जाएगा। उसके बाद एयर और अनरिएक्टेड एयर इसकी निकालनी है। ये अगर 100 हो तो ये 80 होता है, आपके पास ये 80 है, तो ये कितना होगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई करें 64 cm क्यूब आ जाएगा। और इसी तरीके से मेरे बच्चों आप लोग ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपके पास एयर और ऑक्सीजन इनकी रेशियो है, तो एयर कितनी है वो फाइंड आउट। एयर 100 तो ये 20 होती है, तो ऑक्सीजन आपके पास 96 है। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 480 cm3। और इसी तरीके से मेरे बच्चों आपके पास टोटल एयर आ चुकी है, एयर और अनरिएक्टेड एयर। तो एयर अगर 100 हो तो अनरिएक्टेड एयर 80 होती है, आपके पास 480 लिखी है, तो ये कितनी होगी? x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 cm3। तो ये रेशियो तुम लोगों ने दोनों याद रखनी। एवरीवन गॉट इट हाउ टू डू द क्वेश्चन? Yes, sir. ओके दैट्स फाइन। रब कर दूं बच्चों? रब कर दूं? Yes, sir. ओके मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ये आगे मैंने ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। दिस इज द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ आवर एयर। नाइट्रोजन दैट इज ऑलमोस्ट 78%, oxygen my dear that is 20 to 21%. Then you got carbon dioxide which is 0.03%, and then you got noble gases. Noble gases they are 1%, and then you got water vapors. Water vapors my dear they are variable. ठीक है जी, ये वेरिएबल होते हैं। जिस दिन बारिश होगी उस दिन ज्यादा होंगे, जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन कम होंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कि मैंने दोबारा से एयर की कंपोजिशन लिख दी है। अब आते हैं दोबारा से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। अच्छा जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन शुरू करने से पहले दो जो है वो काम होते हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है जी, एक ये प्रोसेस होता है। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Anybody could tell me what is the difference between those two? Simple distillation and fractional distillation, दोनों में क्या फर्क होता है? कोई बताएगा जी? Anyone could tell me? कोई भी बताओ यार, कोशिश करो, गलत हो जाए कोई मसला नहीं। सर सिंपल जो है इमिसिबल लिक्विड्स के लिए होता है और फ्रैक्शनल मिसिबल। अच्छा, वो इमिसिबल का होता है और वो मिसिबल का होता है। ठीक हो गया जी। एनीवन एल्स विद सम डिफरेंट व्यू? नहीं जी, चलिए अब इसको ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे बच्चों। अच्छा जी, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या फर्क होता है? आपके पास अगर कोई भी एक सॉलिड चीज है और वो चीज लिक्विड के अंदर जो है वो क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है।
डिसॉल्व हो गया, नजर आनी बंद हो गई है तुम लोगों को। मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, आपके पास सॉल्ट है, घर में खाने वाला नमक है और पानी है। नमक को पानी में डालते हो तो सॉल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, नजर आना बंद हो जाता है। प्यारे बहादुर बच्चों, सॉल्ट को और वाटर को आप लोगों ने सेपरेट करना है, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन का तरीका क्या होता है, ये देखें, एक इस तरह राउंड बोतल फ्लास्क होती है, उसके अंदर जो है वो हम लोग सॉल्ट और वाटर ये दोनों का मिक्सचर जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लगा होता है कि एक ये इस फ्लास्क का नाम होता है कि राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके ऊपर ये एक स्टॉपर लगा होता है जिसको हम कहते हैं बांग, ठीक है जी। इसके अंदर से एक जो है वो चीज निकल रही होती है, कुछ इस तरह की वो चीज होती है, वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या चीज है और उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है, दिस इज वाटर इन एंड दिस वन माय डियर दैट इज वाटर आउट, ठीक है जी। और इसको हम लोग जो है वो हीट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। एवरीबॉडी जस्ट लिसन नाउ, सुनने पहले। सबसे पहले जब हम लोग ग्राउंड बॉटम, ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको हम कहते हैं लाइट कंडेंसर। ये क्या करता है ये भी आपको बताता हूं। और इसके यहाँ पे एक और चीज लगी होती है इस तरह करके, इसको हम कहते हैं रिसीवर फ्लास्क। रिसीवर फ्लास्क, इसमें ड्रॉपलेट जो है वो किसी चीज के गिर रहे होते हैं इस तरह करके। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारा कैसे ऑपरेट करता है। तुम्हारे पास सॉल्ट और वाटर ये दोनों डिसॉल्व हो चुके हैं। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों जहन में रखो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 पे जाके वो बॉयल करता है, ये जहन में रखो। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये प्योर वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, इंप्योरिटी, ये सॉल्ट जो है वो इट इज एन इंप्योरिटी जो इसके अंदर चली जाती है। तो ये इंप्योरिटी क्या करती है, वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कर देती है लो और इसके बॉइलिंग पॉइंट को कर देती है हाई। यानी अगर तुम आप इसको मेल्ट करोगे तो 0 से कम हो जाएगा, -2 या -3 या -4, और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई हो जाएगा। पहले 100 था, 102 या 103 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो जाएगा। तो पेपर में एटीपी में क्वेश्चन आ चुका है, वो उसने पूछा था कि एट विच टेम्परेचर द सी वाटर बॉइल्स। सी वाटर समंदर का पानी होता है, उसमें पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स होता है, तो वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। अक्सर बच्चों ने उसका 100 लिख दिया था, तो 100 इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि जब किसी चीज में इंप्योरिटी होती है तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री या 104 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे जब इसको हीट करोगे तो ये किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, नॉट एट 100, 102, 103, डिपेंड करता है कितना सॉल्ट हमने इसमें डाला है, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आपको जो पानी है उसके वेपर्स निकल के यहां से इसमें से गुजरेंगे, ये चीज लीविंग कंडेंसर है। लीविंग कंडेंसर का काम क्या होता है कि इट कंडेंसेस द वेपर्स बैक टू लिक्विड। यानी वो जो वेपर्स हैं वो इसमें से जब गुजरते हैं तो ये जो पाइप है इसके गिर्द हम लोग ठंडा पानी जो है वो गुजारते हैं। यहां से पानी इन होता है और यहां से बाहर निकलता है, ये पाइप के गिर्द ठंडा पानी जो है वो गुजरता है। आप लोगों को मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज सर्दियां हैं या गर्मियां हो, आप लोग ग्लास के अंदर ठंडा पानी डाल लें, डाल के उसको थोड़ी देर रख दें, तो क्या होता है उसके बाहर जो है वो पानी के ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं। तो वो पानी अंदर से लीक नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं
ठीक है, उनको वो ठंडी जगह मिलती है तो वो वहां पे जाके कंडेंस हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही सेम काम यहाँ पे होगा मेरे बच्चों कि वाटर इवेपोरेट होगा, उसके वेपर्स बनेंगे, जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो ये लाइट कंडेंसर क्या करता है, इसमें ठंडा पानी गुजर रहा है, तो वो ठंडक की वजह से वो जो वेपर्स हैं वो दोबारा से ड्रॉपलेट बन जाएंगे और ड्रॉपलेट वो पानी के बन के ये वाटर, सारा वाटर तुम्हारा इधर कलेक्ट हो जाएगा, जबकि तुम्हारा इधर जो है वो सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। एवरीवन गॉट इट? तो सिंपल डिस्टिलेशन क्या होती है कि अगर आपने टू सेपरेट अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, तो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए, अगर एक सॉलिड उसमें डिसॉल्व हो चुका है, उसको सेपरेट करने के लिए माय डियर यू यूज द सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, आपके पास काफी ज्यादा लिक्विड्स हैं, लिक्विड 1, लिक्विड 2, लिक्विड 3, लिक्विड 4, ये 4 लिक्विड मिक्स हुए हैं। ठीक है, मसलन आपके पास पानी, अल्कोहल, कोक की बोतल, स्प्राइट की बोतल सारी मिक्स हो गई है। ठीक है, अब इन चारों जो लिक्विड्स हैं ये एक दूसरे में मिसिबल हैं। मिसिबल वर्ड यूज करते हैं जब कोई चीज डिसॉल्व हो जाए मेरे बच्चों, डिसॉल्व यानी ये चारों के चारों लिक्विड्स एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए और आपको नजर ही नहीं आ रहा कि कौन सा लिक्विड जो है वो कहां पे है। ठीक है, ये चारों लिक्विड्स एक दूसरे में जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो लिक्विड्स डिसॉल्व हो तो उसके लिए मिसिबल का वर्ड यूज करते हैं। और अगर वो इनसॉल्युबल हो, यानी आपके पास सपोज करें कि ऑयल है, सरसों का ऑयल और पानी है, जितना मर्जी ला लो सरसों का ऑयल ऊपर आके तैरना शुरू हो जाएगा, तो वो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में इनमिसिबल है। तो अगर तुम लोग पानी और अल्कोहल ले लो या पानी और स्प्राइट ले लो, दोनों को मिक्स करो तो कोई पता नहीं चलेगा स्प्राइट किधर है और पानी किधर है। तो वो मिक्स हो गए, डिसॉल्व हो गए, तो वो मिसिबल है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपके पास ये 4 लिक्विड्स हैं, इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका है कि 40, इसका है 59, इसका है 78, इसका है 98 डिग्री सेल्सियस। इन सब का बॉइलिंग पॉइंट भी एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है इनके। ठीक है, और ये आपस में मिसिबल हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों हम लोग जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। वो इसी तरह का होता है, सिर्फ उसमें क्या फर्क होता है कि ये राउंड बॉटल फ्लास्क है, इसके ऊपर हम लोग एक नई चीज लगाते हैं जिसको कहते हैं जी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये इस तरीके से होती है और इसके यहाँ पे लाइव एक कंडेंसर लगा होता है उसी तरीके से। ठीक है, और ये रिसीवर फ्लास्क होती है, ये ऊपर से बंद होता है और इसका यहाँ पे इसका जो है वो थर्मोमीटर लगा होता है, ये थर्मोमीटर है। ठीक है, और ये यहाँ पे सारा बंद होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सारे जो मिक्सचर हैं लिक्विड्स के वो डाल देते हो, उसको हीट करते हो, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आएगा मसलन 40 पे ये बॉइल करेगा, L1 लिक्विड 1 यहाँ से निकलेगा, निकल के यहाँ पे आएगा, ये लाइटिंग कंडेंसर उसको ड्रॉ बना के टेम्परेचर 40 से बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे ही टेम्परेचर 40 पे आएगा वहां पे रुक जाएगा और ये बॉयल करेगा। जब सारा निकल जाएगा तो ये बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बढ़े इस फ्लास्क को निकाल के फिर फ्लास्क कर दो। फिर उसके बाद इसको डिटेल में हम लोगों ने अपने जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं उसमें करना है, लेकिन चूंकि इसका जिक्र है तो यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, फिर दूसरे लिक्विड का जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा 59 ये बॉयल करेगा और ये सारा जहां पे कलेक्ट होता जाएगा। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम ये होता है मेरे बच्चों कि जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो लिक्विड 1 ने तो वेपर्स बनना ही बनना है। उसके साथ साथ ये जो तीनों लिक्विड है उनकी नॉर्मल इवेपोरेशन होती है। नॉर्मल इवेपोरेशन का मतलब आप लोग पानी रख दो यहाँ पे तो वो उड़ता ही रहता है, हवा में जाता ही रहता है। आप लोग कपड़े रखते हैं बाहर तो वो सूख जाते हैं क्योंकि उसका पानी हवा में, नॉर्मल इवेपोरेशन होती है।
तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम भी होता है कि नॉर्मल इवेपोरेशन को स्टॉप करता है, सिर्फ उसी लिक्विड को अपने अंदर से गुजरने देता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा उसको ये दोबारा से आप लिक्विड बना के और नीचे फेंक देता है। तो इसको हम लोग तफसील से जब ये चैप्टर करेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को जो है वो समझा दूंगा। एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कल शुरू करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।